नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो मेरे प्यारे यूट्यूब परिवार। सबसे पहले आपसे यही अनुरोध है कि अगले कुछ समय के लिए अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से मेरे साथ जोड़ लीजिए। अपने ईयरफोन्स को अच्छे से लगाइए ताकि आप इस कहानी का हर पल पूरी तन्मयता से महसूस कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पुराने साथी होकर भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उसी लाल बटन पर क्लिक करें और हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ें। साथ ही सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपना परिचय दें और हमें बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो बिना समय गवाएं चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक स्टोरी। रात के समय आदित्य अपने ड्राइवर रघु के साथ कार में अरावली के घने जंगलों की ओर जा रहा था। वह एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट था और एक आलीशान रिसोर्ट का काम देख रहा था जिसे जंगल के बीचों बीच बनाया जा रहा था। इस रिसोर्ट के निर्माण का जिम्मा शहर की सबसे बड़ी कंपनी वर्मा एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने लिया था। काम पहले ही शुरू हो चुका था और आदित्य को निरीक्षण के लिए भेजा गया था। अरावली जंगल शहर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर था। सुबह से निकले हुए आदित्य की कार बीच में खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें देर हो गई। जैसे ही वे जंगल के करीब पहुंचे, रघु ने सड़क किनारे एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था अरावली जंगल की ओर। उसने तुरंत कार को उस रास्ते पर मोड़ लिया। घना जंगल चारों तरफ था और घुप अंधेरे में रघु कार चला रहा था जबकि आदित्य पीछे की सीट पर सो रहा था। अचानक रघु को सड़क के बीचों बीच एक भयानक महिला खड़ी दिखी जिसके बाल खुले हुए थे। उसने तुरंत ब्रेक मारी, लेकिन जैसे ही कार रुकी वह औरत गायब हो गई। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद यह उसका भ्रम था। उसने कार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हो पाई। उसने कार का दरवाजा खोला और तभी आदित्य की नींद टूट गई। उसने पूछा, क्या हुआ रघु? रघु ने जवाब दिया, कुछ नहीं साहब, लगता है कि गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है, मैं इंजन चेक करता हूं। आदित्य ने सिर हिलाया और फिर से सोने की कोशिश की। रघु ने इंजन चेक करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद आदित्य की नींद फिर से खुली। उसे लगा कि रघु को काफी समय हो गया है, इसलिए उसने कार का दरवाजा खोला। बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने देखा कि रघु वहां नहीं था। आदित्य को थोड़ी घबराहट हुई क्योंकि वह नहीं समझ पा रहा था कि इस घने जंगल में रघु कहां जा सकता है। तभी जंगल के अंदर से रघु की चीखने की आवाज आई, बचाओ बचाओ! आदित्य डरते हुए उसकी आवाज की दिशा में भागा। चीखें फिर से आईं, बचाओ! आदित्य पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। जब वह उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि लगभग 10 से 15 अजीब और भयानक चुड़ैलें और प्रेत रघु को नोच नोच कर खा रहे थे। कोई उसकी उंगलियां चबा रहा था तो कोई उसकी आंतें खींचकर खा रहा था। यह दृश्य देखकर आदित्य की चीख निकल गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसकी चीख निकली, वे सभी भयानक प्रेत आदित्य की ओर मुड़े और उसे घूरने लगे। वे सभी भयानक दानव जैसे लग रहे थे। काली आंखें, जली हुई त्वचा, लंबे नाखून और काले लंबे दांत। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। आदित्य घबराकर वापस भागा और सीधे अपनी कार की तरफ दौड़ा, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा। जैसे ही वह गिरा, उन भयानक दानवों ने उसे घेर लिया और अजीब तरीके से उसे घूरने लगे। तभी अचानक वे सभी पीछे हट गए और जमीन पर बैठ गए, जैसे किसी चीज के डर से। आदित्य ने सामने देखा तो एक और बड़ा भयानक शैतान खड़ा था। उसकी लाल आंखें और पूरे शरीर से काले कीड़े निकल रहे थे। वह शैतान आदित्य के पास आया और बोला, यह जंगल मेरा है, यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? जो भी यहां आया है उसे मैंने मार दिया है। उस शैतान ने आदित्य का सिर पकड़कर अपना मुंह खोला और अपने काले कीड़े आदित्य के मुंह में छोड़ दिए। धीरे धीरे कीड़े आदित्य के शरीर को अंदर से खाने लगे। आदित्य चिल्लाने लगा, आहा, बचाओ! पर वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद कीड़ों ने आदित्य का पूरा शरीर खा लिया और फिर
वे शैतान के मुंह में वापस चले गए। आदित्य की मौत हो चुकी थी। उसके शरीर में बस हड्डियां और सिर ही बचा था। सुबह होते ही रिसोर्ट के श्रमिक वहां इकट्ठा हो गए। जहां आदित्य मरा पड़ा था वहीं से कुछ दूरी पर रिसोर्ट का निर्माण हो रहा था। किसी ने उसे इस हालत में देखकर सबको बुला लिया। पुलिस भी वहां पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए शहर के अस्पताल भेज दिया गया। कुछ घंटों बाद पुलिस पूछताछ कर ही रही थी, तभी एक बड़ी सी काली कार वहां आकर रुकी। उस कार से वर्मा एंटरप्राइजेज की मालिक अनामिका वर्मा अपनी सहायक साक्षी के साथ उतरी। अनामिका युवा और तेज तर्रार थी। उसके पिता रोहित वर्मा की एक दुर्घटना में मौत के बाद उसने कंपनी संभाल ली थी और उसे ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। उसने अपने चश्मे के ऊपर से एक नजर श्रमिकों पर डाली और सभी उसकी तीखी निगाहों से डरकर तुरंत काम पर लग गए। अनामिका सीधा पुलिस स्टेशन गई और बोली, इंस्पेक्टर, हमारा सबसे बड़ा आर्किटेक्ट आदित्य मारा गया है। जिसने भी उसे मारा है 2 दिन में उसे ढूंढ लीजिए। मैंने कमिश्नर से बात कर ली है। अगर पुलिस ने इसे सॉल्व नहीं किया तो केस सीआईडी को सौंप देंगे, लेकिन हम उसे जरूर ढूंढेंगे जिसने आदित्य को मारा। जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाता मैं यहीं हमारे गेस्ट हाउस में रहूंगी। इतना कहकर वह गुस्से में गाड़ी में बैठ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन आदित्य के शरीर पर किसी तरह के बाहरी निशान नहीं मिले थे। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह नोचा हो। पुलिस को और गहराई से जांच के आदेश दिए गए थे। 2 दिन बीत चुके थे और अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। अनामिका ने कमिश्नर से फिर से बात की और कहा कि अब केस सीआईडी को सौंप दिया जाए। केस के गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर ने तुरंत आदेश दे दिया। अब केस सीआईडी के बहादुर अफसरों की टीम, जिसका नेतृत्व विक्रम मेहरा कर रहे थे, उनको सौंप दिया गया था। टीम में अनिकेत, समीर, नेहा, आरव, काव्या और खुद विक्रम शामिल थे। कई दिनों तक उन्होंने गहराई से जांच की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। सबके पास दबाव था, ऊपर से पुलिस और राजनीतिक नेताओं का भी। विक्रम की टीम अब तक हर केस सॉल्व कर चुकी थी, लेकिन इस बार उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल रही थी। कुछ दिन बाद एक और घटना हुई। विनोद, जो वहां एक मजदूर था, उस रात अचानक नींद से उठा। उसे पेशाब लगी थी तो वह बाहर आकर एक पेड़ के नीचे जाने लगा। तभी अचानक कोई अजीब सी ताकत उसे उठाकर जंगल में ले गई। थोड़ी दूर जाकर उसे उल्टा पेड़ से लटका दिया गया। वहां कई डरावनी आकृतियां उसे घूर रही थीं। देखते ही देखते वे सब उस पर टूट पड़े और उसे नोच नोच कर खाने लगे। सिर्फ उसकी हड्डियां और सिर बचा। सीआईडी टीम ने फिर से जांच शुरू की। वहां के सारे मजदूर बुरी तरह डर गए थे। अनामिका फिर से वहां आई और विक्रम से बोली, यह क्या हो रहा है? कोई मेरे कर्मचारियों को मार रहा है और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे। जल्द से जल्द कातिल को खोजिए, वरना आप सबकी नौकरी पर खतरा मंडराएगा। विक्रम ने कहा, हमने अब तक सभी केस सॉल्व किए हैं, लेकिन इस बार कातिल को पकड़ने में हम असफल हो रहे हैं। अनिकेत ने कहा, सर, यह कातिल बहुत ही चालाक लगता है। देखिए कैसे उसने उस बेचारे का मांस तक नोच लिया है। काव्या ने पूछा, अब आगे क्या करना है सर? विक्रम ने आदेश दिया, सबसे पहले सुरक्षा बढ़ाओ। कुछ पुलिस कर्मियों को मजदूरों के घरों के बाहर तैनात करो। हो सकता है कि कातिल उन्हीं में से कोई हो। सबकी अच्छे से पूछताछ करो। समीर ने कहा, लेकिन सर, आखिर वो इस भयानक तरीके से क्यों मार रहा है? क्या उसके और साथी भी हो सकते हैं? ये एक अकेले का काम नहीं लगता। विक्रम बोले, अब एक ही रास्ता बचा है, उसे फिर से बुलाओ। नेहा ने चौंकते हुए पूछा, किसे सर? विक्रम ने कहा, विक्रांत को। सभी चौंक गए। विक्रांत एक बेहद चतुर सीआईडी ऑफिसर था, लेकिन उसने एक घटना के बाद काम छोड़ दिया था। विक्रम ने अनिकेत से कहा, उसे ढूंढ निकालो, वही इस मुश्किल का हल निकाल सकता है। रात के 11 बजे थे। विक्रांत एक क्लब के कोने में बैठा 2 बियर की बोतलें खत्म कर चुका था। लाल हल्की रोशनी में वह अकेले बैठा था। जैसे ही उसने तीसरी बोतल खोली, पीछे से एक आवाज आई, मुझे लगा तुम यहीं मिलोगे। विक्रांत ने देखा
तो अनिकेत खड़ा था। अनिकेत बोला, सर ने तुम्हें बुलाया है। विक्रांत हल्की हंसी में बोला, तुम गलत आदमी से मिलने आए हो, वापस जाओ। अनिकेत ने कहा, हमें तुम्हारी जरूरत है विक्रांत। विक्रांत ने सख्त आवाज में कहा, मैंने कई साल पहले यह सब छोड़ दिया है, अब मैं वो विक्रांत नहीं हूं। अनिकेत ने गुस्से से कहा, मैं जानता हूं तुम खुद को उस घटना के लिए जिम्मेदार मानते हो, लेकिन मासूम लोगों को बचाना हमारा फर्ज है। विक्रांत ने गंभीरता से कहा, मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है। अनिकेत ने जाते जाते एक पत्र उसकी ओर फेंकते हुए कहा, यह तुम्हारा पता और मेरा नंबर है, अगर अपना फर्ज निभाना हो तो आ जाना। अनिकेत के जाने के बाद विक्रांत अतीत में खो गया। उसकी पत्नी कृतिका एक डॉक्टर थी। जब विक्रांत एक मिशन के दौरान घायल हुआ था तो कृतिका ने ही उसका इलाज किया था। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम हो गया और उन्होंने शादी कर ली। लेकिन एक दिन कृतिका को गैंगस्टरों ने निशाना बनाया जो विक्रांत को मारना चाहते थे। उस रात विक्रांत घर से बाहर था और कृतिका घर पर उसकी राह देख रही थी। तभी अचानक गैंगस्टर घर में घुस आए और कृतिका को मार दिया। जब विक्रांत घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को मृत पाया। विक्रांत ने बदला लिया, लेकिन वह खुद को उसकी मौत का दोषी मानता था। तब से उसने सीआईडी छोड़ दी थी। इधर पुलिस रात में पहरा दे रही थी। दो पुलिस वाले राजेश और विकास अपने अपने ठिकाने पर थे। तभी एक व्यक्ति जंगल की ओर भागता हुआ दिखा। राजेश ने वॉकी टॉकी पर संदेश भेजना चाहा, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। दोनों ने सोचा कि वे खुद ही उस व्यक्ति का पीछा करें। विकास आगे निकल गया और राजेश ने घनी झाड़ियों से होते हुए उसका पीछा किया। आगे जाकर राजेश ने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। सामने एक डरावनी औरत, जिसके हाथ में विकास का कटा हुआ सिर था, उसे घूर रही थी। उसके पीछे कुछ प्रेत विकास के शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे। राजेश डर के मारे सहमा हुआ था। वह वहां से भागा, बस लगातार भागता ही जा रहा था, जंगल में और गहराई तक। भागते भागते वह थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग कौन थे। वह बुरी तरह कांप रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर कुछ हलचल हो रही है। उसने अपनी शर्ट उतारी और हाथ पीछे ले जाकर टटोला। उसकी पीठ पर कुछ काले रंग के कीड़े रेंग रहे थे जो उसकी पीठ को नोच रहे थे। उसने उन्हें हटाकर जमीन पर फेंक दिया और अपने जूते से मसल दिया। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से कीड़ों की बारिश होने लगी। राजेश झल्लाकर खड़ा हो गया। उसने ऊपर की ओर देखा और जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। पूरा पेड़ काले रेंगने वाले कीड़ों से भरा हुआ था। फिर अचानक वे सारे कीड़े एक जगह इकट्ठा हो गए और उसी पल उसके सामने एक भयानक आकृति प्रकट हो गई। उस शैतान ने राजेश को पकड़ा और अपने नुकीले नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। फिर उसी पेट में अनगिनत कीड़े छोड़ दिए। राजेश पागलों की तरह तड़पने लगा, चीखने लगा। शैतान ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, यह मेरा जंगल है, यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, जो भी यहां आएगा वह मरेगा। धीरे धीरे राजेश भी उन कीड़ों का शिकार हो गया। सुबह होते ही यह खबर आग की तरह फैल गई कि 2 पुलिसकर्मियों की भी ऐसी ही मौत हो गई है। सारे लोग बुरी तरह डर गए। विक्रम और उनकी टीम भी वहां पहुंच गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी सुरक्षा के बावजूद पुलिसकर्मी मारे जा रहे थे। उन्होंने शक जताया कि कोई बड़ी गिरोह हो सकती है जो इन हत्याओं को अंजाम दे रही है। विक्रम ने आदेश दिया, ज्यादा पुलिस बुलाओ, हमें इन्हें पकड़ना ही होगा। सभी मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया था। डर के मारे उन्होंने साफ कर दिया कि अब कोई काम नहीं करेगा। तभी अनामिका वहां पहुंची। उसने मजदूरों के ठेकेदार को बुलाया और कहा, हम सभी को 2 गुनी मजदूरी देंगे, पर काम रुकना नहीं चाहिए। यह रिसोर्ट मेरे पिता का आखिरी सपना था। जितना पैसा मांगे दे दो, पर काम रोकना मत। मैं सुरक्षा के लिए और भी इंतजाम करती हूं। फिर अनामिका विक्रम के पास गई और बोली, देख लिया आपने, यहां लगातार मौतें हो रही हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे। मुझे लगता है यह किसी की साजिश है ताकि यह रिसोर्ट न बन सके। आपके पास आखिरी मौका है। अगर अब भी कुछ नहीं हुआ तो यह केस सीबीआई को दे दिया जाएगा। इतना कहकर वह वहां से चली गई।
अनिकेत वहां आ चुका था। विक्रम ने पूछा, विक्रांत कहां है? अनिकेत ने कहा, सर, उसने आने से मना कर दिया। विक्रम ने चिंतित होते हुए कहा, अनिकेत, विक्रांत हमारे लिए बेहद जरूरी है। तुम्हें पता है उसका दिमाग कितना तेज है, वह कहीं से भी सुराग ढूंढ सकता है। अनिकेत ने जवाब दिया, हां सर, पर वह अभी तक उस हादसे से उबर नहीं पाया है। मैंने उससे कहा है, शायद वह आ जाए। इस बीच विक्रांत अपने घर में खड़ा था, कृतिका की तस्वीर को देखते हुए। फिर उसने दराज से अपना काला चश्मा और गन निकाली। उसने अनिकेत को फोन किया, अनिकेत, मैं आ रहा हूं। शाम हो चुकी थी। सभी पुलिस अधिकारी विक्रांत का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें पीले रंग की एक कार आती हुई दिखाई दी। कार पास आकर रुकी और उसमें से काली जैकेट पहने विक्रांत उतरा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, वेलकम विक्रांत, इतने सालों बाद तुम्हें देखना खुशी की बात है। हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत थी। विक्रांत ने कहा, यह आखिरी काम मैं आपके लिए कर रहा हूं, इसके बाद मुझे भूल जाइए। अनिकेत ने आगे आकर कहा, चलो विक्रांत, तुम थक गए होगे, टेंट में चलो, आराम कर लो। और फिर विक्रांत और अनिकेत वहां से चले गए। नेहा ने विक्रम से कहा, सर, इसने तो ठीक से बात भी नहीं की। विक्रम ने जवाब दिया, नेहा, उस घटना के बाद से विक्रांत ने दुनिया से नफरत करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं जानता हूं कि वह सिर्फ अपने वादे के कारण यहां आया है। मत भूलो, उसका दिमाग बहुत तेज है। अब वही इस केस को सुलझाएगा ताकि वापस अपनी दुनिया से दूर जा सके। समीर ने कहा, चलो, रात हो रही है, हम अपने टेंट में चलते हैं। सभी जब तक केस सुलझ नहीं जाता वहीं अस्थायी रूप से लगाए गए टेंट में चले गए। आधी रात हो चुकी थी। सभी लोग सो रहे थे। बाहर और भी ज्यादा पुलिस और अनामिका द्वारा मंगाई गई सुरक्षा टीम पहरा दे रही थी ताकि कोई अनहोनी न हो। दो लोग थे जो अभी तक जाग रहे थे, समीर और आरव। वे बार बार सोच रहे थे कि सर ने उन पर भरोसा क्यों नहीं जताया और विक्रांत को क्यों बुलाया। वे दोनों ठान चुके थे कि उन दरिंदों को पकड़कर अपने काबिलियत का सबूत देंगे। दोनों ने टॉर्च उठाई और चुपचाप पुलिस और सुरक्षा से बचते हुए जंगल में चले गए। समीर ने कहा, आरव, ध्यान से देखना। दोनों ओर गहरे जंगल में घुसते चले गए। तभी समीर की नजर एक बड़े पेड़ पर पड़ी जिस पर कुछ लटका हुआ था। उसने कहा, आरव, देखो, वहां कुछ लटका हुआ है, चलो पास चलकर देखते हैं। जब वे पास पहुंचे तो दोनों हक्का बक्का रह गए। उस पेड़ पर कई लोग उल्टे लटके हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें मारकर वहां टांग दिया हो। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वे सभी प्रेत और चुड़ैलें थीं। तभी अचानक सभी लटके हुए लोग नीचे कूद पड़े। उन्हें देखकर समीर और आरव के रोंगटे खड़े हो गए। सभी शैतान उन्हें घूरने लगे और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगे। फिर सभी प्रेत उन पर टूट पड़े और उन्हें बुरी तरह से नोच खसोट कर खाने लगे। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठीं और धीरे धीरे उनकी जान निकल गई। सुबह होते ही पता चला कि समीर और आरव गायब हैं। सभी उन्हें ढूंढने लगे। विक्रांत और अनिकेत भी जंगल में उनकी खोज में निकल पड़े। तभी नेहा की चीख सुनाई दी। सभी उस दिशा में भागे और जो दृश्य देखा उससे सबकी आत्मा कांप उठी। एक पेड़ की शाखाओं पर समीर और आरव के सिर लटके हुए थे। वह दृश्य बेहद भयावह था। नेहा और काव्या उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगीं। बाकी पुलिसकर्मियों की आंखों में भी आंसू थे। थोड़ी देर बाद अनामिका, जो अपने गेस्ट हाउस में थी, वहां पहुंची। उसने विक्रम को देखा और कहा, क्या हो रहा है यहां? आज तो आपके भी अधिकारी मारे गए हैं। मुझे बहुत दुख है, लेकिन लगता है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कमिश्नर से बात करूंगी। अब यह केस सीबीआई को सौंप दूंगी। विक्रम अपने अधिकारियों के खोने के गम में था और चुपचाप सिर हिलाता रहा। तभी अनिकेत वहां आया और अनामिका की बातों को सुनते हुए गुस्से में बोला, अब हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। हम अपने साथियों के खून का बदला लेकर ही रहेंगे। विक्रांत, जो अनामिका के पीछे खड़ा था, बोला, तुम बड़े लोगों को सिर्फ हमारी नाकामी दिखती है, यह नहीं दिखता कि वे अपनी जान देकर भी इस काम में जुटे थे। अनामिका उसे देखकर अचानक चौंक गई। कुछ याद आ जाने की वजह से
वह बिना कुछ कहे वहां से निकल गई और सीधे अपनी कार में जाकर बैठी। एक रात जब अनामिका देर रात की पार्टी से सुबह करीब 4 बजे घर लौट रही थी, अचानक उसकी कार बीच रास्ते खराब हो गई। उसने सोचा किसी और कार से मदद मांगी जाए और वहीं खड़ी होकर किसी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगी। अचानक एक गाड़ी आकर बीच सड़क पर रुक गई। अनामिका ने उसे रोकने का इशारा किया। गाड़ी में से 4 लड़के उतरे जो शराब के नशे में थे। उनमें से एक ने अनामिका को देखकर कहा, अरे वाह, कहां जाना है मैडम? अनामिका ने तुरंत मना कर दिया और कहा, मैं किसी और से मदद ले लूंगी, आप लोग जाएं। लेकिन वो लड़के नशे में थे और उनमें से एक ने गुस्से में कहा, हमें ना कह रही है? फिर उन्होंने अनामिका को जबरन पकड़ लिया और कहा, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। अनामिका ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, पर सुनसान सड़क पर कोई नहीं था। तभी उनमें से एक ने कहा, इसको जंगल में ले चलो, और वे उसे कार में खींचने लगे। लेकिन अचानक पीछे से एक आदमी आया और उन चारों को बुरी तरह पीटकर अर्धमरा कर दिया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि विक्रांत था। विक्रांत ने अनामिका की मदद की और उसकी गाड़ी भी ठीक कर दी। फिर उसे घर छोड़ने गया। रास्ते में अनामिका चुपचाप बैठी थी, अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचते हुए। जब वे घर पहुंचे, अनामिका ने कांपते हुए विक्रांत से कहा, अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुसीबत में हर इंसान की मदद करनी चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो। अनामिका ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम वहां आए कैसे? विक्रांत ने बताया, मैं रात को एक गैरेज में काम करता हूं और सुबह दौड़ने के लिए रोज इसी रास्ते से जाता हूं। मेरा सपना है कि मैं एक बड़ा अधिकारी बनूं। अब तुम आराम करो, मैं चलता हूं। अनामिका ने शर्मिंदा होकर विक्रांत से माफी मांगी और संकोच में पूछा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? विक्रांत ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, अगर तुम गाड़ी चलाते वक्त मुझ पर पानी नहीं उड़ाओगी। दोनों हंसने लगे और धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। समय के साथ अनामिका को विक्रांत पसंद आने लगा और एक दिन उसने हिम्मत करके विक्रांत से कहा, विक्रांत, मैं तुमसे प्यार करती हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विक्रांत थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अनामिका, तुम्हारा और मेरा रिश्ता कैसे मुमकिन है? तुम एक अमीर परिवार की हो और मैं एक साधारण इंसान। अनामिका ने कहा, जब से तुम्हारे साथ वक्त बिताया है तब से मुझे ना पैसे की परवाह है ना शोहरत की, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश हूं। विक्रांत ने भी महसूस किया कि अनामिका उसे सच्चे दिल से चाहती है। उसने अनामिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अनामिका खुशी से नाचने लगी और विक्रांत को जोर से गले लगा लिया, मगर उसे वह दिन याद आया जब दोनों अलग हो गए थे और उसने हाथ में पकड़ा शराब का ग्लास तोड़ दिया। कुछ समय बाद अनामिका के घर एक भव्य पार्टी रखी गई। अनामिका ने विक्रांत को भी बुलाया ताकि उसे अपने पिता रोहित वर्मा से मिलवा सके। रोहित शहर के एक बड़े उद्योगपति थे। अनामिका गुलाबी कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। विक्रांत को देखकर वह तुरंत उसके पास आई और हंसते हुए बोली, आ गए जनाब, कुछ अच्छा पहनकर आते तो अच्छा होता। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी हैसियत होती है इंसान वैसे ही रहता है। फिर अनामिका ने विक्रांत को अपने पिता से मिलवाया। रोहित ने विक्रांत को देखकर कहा, अनामिका ने तुम्हारे बारे में बताया था, कैसे हो बेटा? विक्रांत ने विनम्रता से जवाब दिया, ठीक हूं अंकल। रोहित ने उसे आराम से कुछ खाने पीने का सुझाव दिया और कहा, हम बाद में बात करेंगे। रोहित के एक दोस्त माधव शर्मा, जो शहर के मशहूर वकील थे, उन्होंने रोहित से पूछा, ये लड़का कौन है? ये तो गरीब लग रहा है। रोहित हंसते हुए बोले, हां, ये गरीब है और मेरी बेटी इसे पसंद करती है, लेकिन मैं कभी भी इसे अपनी बेटी की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। उन्होंने आगे कहा, पार्टी के बाद मैं इसे कुछ पैसे देकर इसे हमेशा के लिए अनामिका की जिंदगी से बाहर कर दूंगा। रात के अंत में विक्रांत जब जाने लगा तो रोहित ने उसे रोककर कहा, तुमसे कुछ बात करनी है, चलो बाहर चलते हैं। उन्होंने विक्रांत को अपने घर और संपत्ति दिखाते हुए कहा, देखो,
तुम कभी भी मेरी इस दौलत के बराबर नहीं हो सकते। मैं अपनी बेटी की शादी उस व्यक्ति से करूंगा जो इस दौलत का हकदार हो। तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, बस मेरी बेटी की जिंदगी से दूर चले जाओ। विक्रांत ने कहा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं अनामिका को खुश रखूंगा, दौलत की जरूरत नहीं है। रोहित ने गुस्से में विक्रांत का अपमान करते हुए कहा, तुम जैसे गरीब लोगों की औकात ही नहीं होती, तुम्हारे मां बाप भी शायद गंदी नाली के कीड़े रहे होंगे। विक्रांत को गुस्सा आया और उसने रोहित की कॉलर पकड़ ली। तभी अनामिका वहां पहुंच गई और विक्रांत पर चिल्लाई, तुम मेरे पापा की कॉलर कैसे पकड़ सकते हो? विक्रांत ने अनामिका की तरफ देखा और कहा, तुम भी वही निकली, तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया, अब बात करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। और वो वहां से चला गया। अनामिका भी अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। अनामिका पूरी रात सो नहीं पाई। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था, लेकिन विक्रांत उस दिन के बाद कहीं गायब हो गया। वो उस दिन के बाद पहली बार सामने दिखा था। अनामिका के दिल में कई सवाल थे जो उसे विक्रांत से पूछने थे, पर आज उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अनामिका के मन में भी विक्रांत के लिए गुस्सा था। कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? क्या वो इतना नाराज था? एक बार बात तो कर सकता था, उसने सोचा। कल उसे सारे जवाब देने होंगे। दूसरी ओर विक्रांत को भी अतीत याद आ गया। नींद नहीं आ रही थी तो उसने अपने मामले पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उसे याद आया कि सारी मौतें रात के वक्त ही हुई थीं। अगर उसे सबूत चाहिए थे तो उसे जंगल में जाना होगा। विक्रांत ने अपनी गन उठाई और अनिकेत को बिना जगाए चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा जहां मौतें हुई थीं। उसने वहां जाकर छानबीन करने का निश्चय किया। धीरे धीरे उस डरावने जंगल में विक्रांत आगे बढ़ने लगा, इस उम्मीद में कि उसे कुछ सुराग मिल जाए। विक्रांत काफी साहसी था, इसलिए अकेले ही इस भयानक जंगल में निकल पड़ा था। जैसे जैसे वह अंदर जा रहा था उसे लगा कोई उसके पीछे आ रहा है। वह अचानक पलटा और जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? पर वहां कोई नहीं था। विक्रांत को लगा शायद वह गलतफहमी का शिकार हो रहा है और फिर आगे बढ़ने लगा। तभी उसे ऊपर पेड़ों के बीच से किसी अजीब प्राणी की चीखने की आवाज आई। उसने तुरंत ऊपर देखा। तभी कोई रहस्यमयी आकृति एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारते हुए गुजरी। विक्रांत थोड़ा घबरा गया। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और ऊपर पेड़ों की ओर फायर किया। गोली चलते ही भयानक चीखों की गूंज चारों ओर फैल गई। फिर धीरे धीरे पेड़ों के ऊपरी हिस्सों से डरावनी चुड़ैलें और प्रेत उल्टे लटके हुए नीचे उतरने लगे। विक्रांत घबराकर पीछे हट गया। अब उसके सामने खतरनाक दानवों का पूरा दल खड़ा था और इस बार वे 50 से भी अधिक थे। वे सब एक जगह इकट्ठे हो गए और बेहद भयानक आवाज में चीखते हुए, घूरते हुए विक्रांत की तरफ बढ़ने लगे। विक्रांत डर तो गया था, लेकिन उसने अपनी बंदूक से उन पर फायर कर दिया। पर यह क्या, गोली का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वे और ज्यादा भयानक ढंग से चीखने लगे और उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगे। अब विक्रांत को समझ आ गया था कि ये ही वे राक्षस हैं जो सबको मार रहे थे। आज वह उनके चंगुल में फंस चुका था। तभी एक कर्कश और कंपकंपी पैदा करने वाली चीख से सारे दानव पीछे हट गए। एक उड़ता हुआ बवंडर जो काले कीड़ों से भरा हुआ था वहां आ पहुंचा। विक्रांत उसे देखकर कांप उठा। फिर उसके सामने वही भयानक राक्षस प्रकट हुआ जिसके शरीर के हर हिस्से से कीड़े निकल रहे थे। उसका डरावना चेहरा विक्रांत को घूरते हुए उसके करीब आ रहा था। उसने कहा, यह जंगल मेरा है, यहां सिर्फ हम रहते हैं, आज तुम भी मरोगे। विक्रांत भले ही डरा हुआ था, लेकिन उसे किसी भी तरह अपनी जान बचानी थी। वह तुरंत पीछे हटा और पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। कीड़ों वाले राक्षस ने बाकी चुड़ैलों और प्रेतों की ओर इशारा किया और वे सभी राक्षस पेड़ों पर से छलांग लगाते हुए उसके पीछे भागने लगे। तभी एक चुड़ैल ने पेड़ की एक लकड़ी उठाकर विक्रांत की ओर फेंकी। लकड़ी सीधा विक्रांत को जाकर लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। उसके सिर से खून बहने लगा और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा।
उसने देखा कि सारे राक्षस उसकी तरफ बढ़ रहे थे और फिर वह बेहोश हो गया। सुबह जब धीरे धीरे विक्रांत की आंखें खुलीं, उसने खुद को एक झोपड़ी में पाया। चारों ओर नींबू, मिर्ची और अदरक से बने गुच्छे लटके हुए थे। विक्रांत उठा और देखा कि सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके गले में कई मालाएं थीं और उसके माथे पर बड़ा काला तिलक लगा था। विक्रांत को सिर में दर्द हो रहा था और उसने महसूस किया कि उसे गंभीर चोट आई थी। बूढ़े व्यक्ति ने उसे उठने में मदद की और कहा, बेटा, अगर मैं समय पर नहीं आता तो आज तुम जिंदा नहीं होते। यह चाय पियो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। विक्रांत ने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मैं तिलक हूं। हमारा कोई नाम नहीं होता, बस हम पीढ़ियों से तिलक के नाम से जाने जाते हैं। हमारा वंशज आदित्य कबीला हुआ करता था, पर अब सिर्फ मैं ही बचा हूं। विक्रांत ने फिर पूछा, आपने मुझे कैसे बचाया? तिलक ने जवाब दिया, जैसे मैं खुद को बचाता हूं। ये नींबू, मिर्ची और अदरक के मिश्रण से बने ताबीज जो हमारे मंत्रों से बंधे होते हैं, इन्हें देखकर वे राक्षस डर जाते हैं। तुम मेरी झोपड़ी के पास ही बेहोश हुए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। तिलक ने आगे बताया, ये सब भयानक दानव हैं बेटा, इस जंगल पर उनका राज्य है। तुम यहां कैसे आ गए? विक्रांत ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो तिलक ने कहा, तुम लोगों ने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब वे राक्षस किसी को नहीं छोड़ेंगे। विक्रांत ने पूछा, बाबा, ये राक्षस असल में कौन हैं और इतने भयानक कैसे बने? ये सबको क्यों मार रहे हैं? तिलक ने कहा, मैं तुम्हें उनकी कहानी बताता हूं। करीब 200 साल पहले की बात है। उस समय राजा वीरेंद्र का शासन था। ये घने अरावली वन उनकी भूमि का हिस्सा नहीं थे, बल्कि आदित्य कबीले के लोगों के अधीन थे। आदित्य कबीला बहुत शक्तिशाली था और वे युद्ध कौशल में पारंगत थे। उनका सरदार वर्धन एक महान योद्धा था। राजा वीरेंद्र ने कभी इन जंगलों पर अपना दावा नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि यह आदित्य कबीले का पवित्र स्थान है। जब राजा वीरेंद्र की मृत्यु हुई, उनके बेटे तेजस्वी ने राजगद्दी संभाली। उसे शिकार का बहुत शौक था, लेकिन उसके पिता ने उसे जंगलों में शिकार करने की मनाही दी थी। परंतु अब जब तेजस्वी राजा था, वह हर नियम तोड़ने को तैयार था। उसने अपने मंत्री से कहा, हमें शिकार पर जाना है, बताओ जंगलों में सबसे खतरनाक शिकार कहां मिलेगा? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, सबसे अधिक शिकार अरावली के जंगलों में मिलेगा, पर वे जंगल आदित्य कबीले के हैं। तेजस्वी को गुस्सा आ गया और उसने मंत्री से कहा, वह जंगल अब मेरा होगा। अगर कबीला विरोध करे तो उन्हें मार दो। मंत्री ने उनका संदेश कबीले तक पहुंचाया, लेकिन वर्धन और तिलक ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह जंगल हमारे पूर्वजों का है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। राजा तेजस्वी ने इसके जवाब में एक रात अपने सैनिकों को भेजा और आदित्य कबीले पर हमला कर दिया। लेकिन कबीला तैयार था। उन्होंने साहसिक प्रतिरोध किया और बहुत से सैनिकों को मार डाला। कहानी यहीं से और भी भयावह मोड़ लेने वाली थी, जिसका विक्रांत को अभी पता चलना था। तभी जंगल से अचानक कुछ लोग पेड़ों से कूदते हुए प्रकट हुए। ये लोग आदित्य कबीले के योद्धा थे, जिन्होंने अपनी तेज धार वाली कुल्हाड़ियों से राजा तेजस्वी की सेना पर हमला बोल दिया। उनके हमलों से राजा की सेना का बड़ा नुकसान हुआ। सिर्फ अकेले सरदार वर्धन ने ही 100 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस आक्रामक हमले के बाद बाकी बचे सैनिक डरकर भाग निकले। आदित्य कबीले की युद्ध नीति के सामने राजा की सेना पूरी तरह हार गई थी। राजा तेजस्वी इस हार से गुस्से से भर गया था। उसने फिर से ज्यादा बड़ी सेना भेजी, लेकिन उनका भी वही हाल हुआ। राजा तेजस्वी अब हताश था। उसने क्रोध में अपने सेनापति से कहा, हमारी इतनी बड़ी सेना है, फिर भी हम क्यों हार रहे हैं? सेनापति ने उत्तर दिया, महाराज, उन्हें जंगल में हराना मुश्किल है। अगर हमें उन्हें हराना है तो उन्हें जंगल से बाहर निकालना होगा। राजा तेजस्वी सोचने लगा कि उन्हें जंगल से कैसे बाहर निकाला जाए। तभी एक सैनिक ने आकर सूचना दी, महाराज, आपसे कोई मिलना चाहता है। उसने बताया कि वह आदित्य कबीले का है। राजा तेजस्वी हैरान हुआ और बोला, उसे अंदर भेजो।
वह आदमी अंदर आया और बोला, महाराज, मेरा नाम कारण है और मैं आदित्य कबीले का सदस्य हूं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। सेनापति ने पूछा, पर तुम हमारी मदद क्यों करोगे? तुम तो हमारे दुश्मन हो। कारण ने जवाब दिया, मुझे सरदार वर्धन से अपनी हार का बदला लेना है। राजा तेजस्वी ने पूछा, कैसी हार? कारण ने बताया, कबीले का सरदार बनने के लिए मुझे चुनने के बजाय पुराने सरदार ने मुझसे कहा था कि अगर तुम वर्धन से जीत सको तो ही सरदार बन पाओगे। वर्धन ने मुझे हरा दिया और अब वह सरदार है। मुझे उससे अपना हक छीनना है। राजा तेजस्वी ने कहा, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा और सोने से नवाज दूंगा। कारण को यह प्रस्ताव पसंद आया। उसने कहा, आप सिर्फ अपनी सेना के साथ जंगल के बाहर इंतजार कीजिए और कुछ सैनिक मेरे साथ भेज दीजिए। उसने अपनी योजना राजा को बताई। राजा तेजस्वी ने पूछा, क्या तुम यह कर पाओगे? कारण ने आत्मविश्वास से कहा, जी महाराज, मैं इसे जरूर अंजाम दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, तो हम योजना के अनुसार ही काम करेंगे। सेनापति, अपनी सेना तैयार करो। आदित्य कबीले से जल्द सामना होगा। कारण अपनी योजना के तहत वापस जंगल में अपने कबीले में आया। उसने देखा कि कबीले के सभी बच्चे एक जगह खेल रहे थे, जिनमें सरदार वर्धन का बेटा भी था। वह बच्चों के पास गया और बोला, बच्चों, मैंने जंगल में एक जगह देखी है जहां बहुत सारे फल हैं। क्या तुम सब साथ चलोगे? सभी बच्चे फल का नाम सुनकर खुश हो गए और उसके साथ जाने को तैयार हो गए। कारण ने उन बच्चों को धोखे से राजा तेजस्वी के सैनिकों को सौंप दिया। योजना के अनुसार सैनिक उन बच्चों को महल ले गए और उन्हें गुप्त कक्ष में बंद कर दिया। राजा तेजस्वी ने उन मासूम बच्चों पर अत्याचार किए और अंततः सभी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद कारण ने कबीले के लोगों से झूठ कहा, उनके बच्चे राजा के सैनिक उठाकर ले गए हैं। मुझे पता है उन्हें कहां ले जाया गया है, चलो मेरे साथ, उसने कहा। सभी कबीले के लोग, जिनमें सरदार वर्धन भी शामिल थे, हथियार लेकर कारण के पीछे हो लिए। कारण ने उन्हें जंगल के बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंचा दिया। तभी वह अचानक रुककर पीछे मुड़ा और हंसते हुए बोला, मुझे सरदार नहीं बनाया, अब देखो क्या होता है। तभी चारों तरफ से राजा तेजस्वी की विशाल सेना ने उन्हें घेर लिया। कबीले के लोग समझ गए कि उन्हें धोखा दिया गया है। राजा तेजस्वी वहां पहुंचा और गर्जना करते हुए बोला, तुम लोगों ने मुझे जंगल नहीं दिया और मेरे अहंकार को चुनौती दी। अब इसका परिणाम भुगतो। सरदार वर्धन ने दुखी स्वर में कहा, हमसे जो करना है करो, पर हमारे बच्चों को छोड़ दो। राजा तेजस्वी ठहाका मारकर हंसा और बोला, कौन से बच्चे? उन्हें तो मैंने कल रात ही मौत के घाट उतार दिया। यह सुनकर कबीले वालों में मातम छा गया। फिर वे सभी गुस्से में सेना पर टूट पड़े, लेकिन जंगल से बाहर होने और इतने बड़े सैनिक बल के सामने टिक नहीं पाए। सभी को बंदी बना लिया गया, पर बंदी बनने से पहले वर्धन ने कारण का सिर काट दिया। राजा तेजस्वी ने सभी पर भयानक अत्याचार किए, किसी की आंखें निकाली, किसी के हाथ काट दिए और धीरे धीरे सबको मौत के घाट उतार दिया। अंत में सरदार वर्धन को भी कीड़ों से भरे तालाब में फेंक दिया, जहां कीड़े उसे नोच नोच कर खा गए। सभी शवों को जंगल में फेंक दिया गया और राजा तेजस्वी ने जंगल पर कब्जा कर शिकार खेलना शुरू कर दिया। लेकिन कबीले के महात्मा और कुछ लोग एक गुप्त स्थान पर छिप गए थे। महात्मा ने अपनी शक्तियों से कबीले के मरे हुए सदस्यों को शैतान बना दिया। अब ये शैतान न तो अच्छाई समझते थे न बुराई। एक दिन जब राजा तेजस्वी जंगल में शिकार कर रहा था, अचानक उन शैतानों ने उस पर और उसके सैनिकों पर हमला किया। राजा तेजस्वी डर के मारे भागने की कोशिश कर रहा था। तभी कीड़ों का एक बवंडर आकर उसे नोचने लगा। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं और अंततः उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तब से उस जंगल को शापित माना जाता है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। महात्मा ने अपने कुलदेवता की शक्ति से शैतानों को रोकने का उपाय किया था, लेकिन वह अस्थायी था। विक्रांत उनसे पूछता है, क्या उन्हें रोकने का कोई स्थायी तरीका नहीं है? तिलक ने उत्तर दिया, अगर तुम उनके बच्चों की हड्डियां ढूंढ सको
तो मैं उनकी आत्माओं को मुक्त कर सकता हूं, लेकिन यह कार्य कठिन है। हड्डियां उस पुराने महल में किसी गुप्त स्थान पर छिपी हैं। विक्रांत ने साहस से जवाब दिया, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा और इस मुसीबत को खत्म करूंगा। महल अब म्यूजियम बन चुका था। यह शहर से कुछ दूरी पर स्थित था। विक्रांत ने तिलक से विदाई ली और कहा, मैं जल्द ही लौटूंगा। तिलक ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हें सही मार्ग दिखाएं। इसके बाद विक्रांत वहां से रवाना हो गया। इस बीच रात से ही विक्रांत के लापता होने की खबर से सभी परेशान थे। सुबह से ही हर तरफ उसकी तलाश हो रही थी। अनिकेत काफी चिंतित था। उसे डर था कि कहीं विक्रांत को कोई अनहोनी न हो गई हो। जैसे ही अनामिका को यह खबर मिली, वह भी बेतहाशा विक्रांत को ढूंढने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे विक्रांत से बहुत कुछ कहना था, लेकिन अब उसका कोई पता नहीं था। लोग हर जगह उसकी तलाश कर रहे थे। अनिकेत निराश होकर जंगल में एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। उसने देखा कि अनामिका भी बड़ी चिंता में इधर उधर विक्रांत को खोज रही थी। अनिकेत गुस्से में अनामिका के पास गया और बोला, तुम क्यों मेरे दोस्त को ढूंढ रही हो? तुम्हें उसके मिलने या न मिलने से क्या फर्क पड़ता है? अनामिका की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सबसे ज्यादा फर्क मुझे ही पड़ता है। वो बिना कुछ कहे कहां चला गया? अनिकेत ने तंज कसते हुए कहा, अच्छा, कब से उसकी इतनी फिक्र करने लगी हो? अनामिका ने जवाब दिया, क्या अपने प्यार की परवाह करना गुनाह है? अनिकेत ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अनामिका ने फिर अपनी और विक्रांत की प्रेम कहानी अनिकेत को सुनाई। यह सुनकर अनिकेत अवाक रह गया। उसने कहा, विक्रांत की तो किस्मत ही खराब है, प्यार उसके नसीब में है ही नहीं। फिर उसने अनामिका को विक्रांत और कृतिका के रिश्ते के बारे में बताया। अनामिका उनकी कहानी सुनकर और दुखी हो गई। उसे महसूस हुआ कि विक्रांत को न तो उसका प्यार मिला और न ही कृतिका का। कितना दुख सहा होगा उसने। अनिकेत ने पूछा, तो अब तक तुमने शादी क्यों नहीं की? अनामिका ने उत्तर दिया, मैंने सिर्फ विक्रांत को प्यार किया और पिता के कहने पर भी मैंने किसी और से शादी नहीं की। वह बोल ही रही थी कि अचानक अनिकेत ने देखा कि विक्रांत जंगल से निकलकर आ रहा है। वह दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। अनामिका भी खुशी से उसके पास आ गई। अनिकेत ने पूछा, तू कहां था यार? विक्रांत ने कहा, सब बताऊंगा, लेकिन पहले हमें म्यूजियम जाना है, चलो। अनामिका कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन विक्रांत बिना उसकी ओर देखे अनिकेत के साथ चला गया। अनामिका भी आंखों में आंसू लिए वापस गेस्ट हाउस चली गई। विक्रम और उनके अधिकारी यह जानकर राहत महसूस कर रहे थे कि विक्रांत ठीक है। शाम हो चुकी थी और रास्ते में विक्रांत ने अनिकेत को सारी बातें बता दी थीं। उसने कहा था, यह बात किसी और को पता न चले, वरना सब डर जाएंगे। वे दोनों म्यूजियम पहुंच गए, जहां सुरक्षा कड़ी थी। उन्होंने जगह का निरीक्षण किया। नीचे के तल पर भी कई कीमती वस्तुएं थीं, लेकिन वहां केवल वीआईपी लोगों को ही जाने की अनुमति थी। सुरक्षा के कारण वे वहां नहीं जा सके। अनिकेत ने कहा, मुझे लगता है कि वह गुप्त कमरा नीचे ही होगा। विक्रांत ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हां, लेकिन इतनी सुरक्षा के बीच हम कैसे जाएंगे? अनिकेत ने सुझाव दिया, हमें उच्चाधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। म्यूजियम बंद होने का समय हो गया था, इसलिए वे वापस लौटने लगे। दूसरी ओर अनामिका को अगले दिन शहर में एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना था। रात हो चुकी थी और उसने अकेले ही शहर जाने का निर्णय लिया। उसकी कार धीमी गति से घने जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। अचानक उसे रास्ते पर कुछ भागता हुआ दिखा। घबराते हुए उसने कार रोकी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन जो कुछ भी था वह गायब हो चुका था। उसने कार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हुई। घने अंधेरे में फंसी हुई उसने मदद के लिए मोबाइल उठाया, लेकिन मोबाइल भी बंद हो गया था। अचानक उसे कार की छत पर कोई हलचल महसूस हुई। उसकी घबराहट बढ़ गई और तभी जंगल के पेड़ों से अजीबोगरीब और डरावनी आवाजें आने लगीं। तभी चारों ओर से भूत प्रेतों का झुंड उसकी कार को घेरने लगा। यह दृश्य देखकर
अनामिका के रोंगटे खड़े हो गए। वे सभी कार के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और अनामिका जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी अचानक तेज हॉर्न की आवाज आई और वे प्रेत उस ओर देखने लगे। वह विक्रांत और अनिकेत थे। अनिकेत डर गया, लेकिन विक्रांत ने कहा, यह वही शैतानी टोली है, हमें अनामिका को बचाना होगा। विक्रांत ने अपनी जेब से एक मंत्रोच्चारित धागा निकाला और उन प्रेतों की ओर फेंक दिया। यह देखकर वे सभी पीछे हट गए। विक्रांत ने जल्दी से अनामिका को कार से बाहर निकाला और उन्हें गाड़ी में बैठा दिया। अनिकेत ने तेजी से कार चलाई और शैतान उनका पीछा करते रहे, लेकिन कार तेजी से आगे निकल गई। वे सुरक्षित रिसोर्ट पहुंच गए। अनामिका बहुत डर गई थी। विक्रांत ने उसे चेतावनी दी, अब गेस्ट हाउस से बाहर मत निकलना। अनामिका ने पूछा, यह सब क्या था? विक्रांत ने जवाब दिया, यह वही शैतान है जो सबको मार रहे हैं। उसने अब तक की सारी घटनाएं अनामिका को बताईं, लेकिन उसे यह भी कहा, किसी से इसका जिक्र मत करना। अगली सुबह अनिकेत और विक्रांत म्यूजियम में घुसने की योजना बना रहे थे। तभी अनामिका वहां आई और विक्रांत के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी। उसने एक लिफाफा निकाला और विक्रांत के हाथों में थमाते हुए नम आंखों से वहां से चली गई। अनिकेत ने हैरानी से विक्रांत की ओर देखा। जब विक्रांत ने लिफाफा खोला तो उसमें म्यूजियम के वीआईपी पासेस थे। वे दोनों खुश हो गए और तुरंत म्यूजियम चले गए। वे म्यूजियम पहुंचे और पासेस का इस्तेमाल कर नीचे गए। वहां कम लोग थे और कीमती वस्तुएं भी थीं। अनिकेत ने एक दरवाजे के पीछे सीढ़ियां देखीं और विक्रांत को बुलाकर नीचे ले गया। वहां पुराना सामान रखा हुआ था। आगे एक और दरवाजा था जिसके अंदर अंधेरा था। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च से देखा, पर कुछ खास नहीं मिला। निराश होकर विक्रांत ने दीवार पर लात मारी। तभी एक आवाज आई। अनिकेत ने दीवार चेक की और कहा, यह दीवार पत्थरों की है, इसे तोड़ना होगा। उन्होंने पास पड़े औजारों से दीवार तोड़ी और अंदर एक कमरा पाया जहां सूर्य के आकार का एक चिन्ह था। जब अनिकेत ने इसे घुमाया तो एक और सीढ़ियां नीचे की ओर खुल गईं। नीचे जाकर उन्हें एक गुफा जैसी जगह मिली जहां पुराने जमाने में कैदियों को रखा जाता था। वे अंदर गए और एक कमरे में मासूम बच्चों की हड्डियां देखीं। यह देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अंत में उन्होंने बच्चों की हड्डियों को तिलक के बताए स्थान पर ले जाकर शैतानों को पराजित करने की योजना बनाई। तिलक के मंत्रों और योजना के तहत सभी शैतानों को जलाकर मुक्त किया गया। अंततः विक्रांत और अनामिका एक दूसरे के हो गए और उन्होंने शादी कर ली। विक्रांत वापस अपनी सीआईडी की नौकरी में लग गया और अनिकेत और विक्रांत की जोड़ी फिर से अपराधियों को खत्म करने में जुट गई। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हालांकि मुझे यह भी एहसास है कि बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो कहानी को आखिर तक सुनते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इसे अंत तक सुना है, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। इससे मुझे यह समझने में मदद मिलेगी कि कहां और सुधार की जरूरत है। आपने इस कहानी को आखिर तक सुनने के लिए अपना समय दिया, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं। मैं जल्द ही आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।